नमस्कार। एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अग्निपथ के विरोध के बीच अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है और सभी विपक्षी दल युवाओं के समर्थन में उतर आए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध शुरू कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने इस योजना पर ट्वीट करते हुए लिखा, अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो। देश भर में हर एमएलए और एमपी के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे। अब उसके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। राघव चड्ढा ने अपने पत्र में लिखा कि राज्यसभा का सदस्य होने के नाते मैं आपका ध्यान 14 जून 2022 के फैसले की ओर लेकर जाना चाहता हूं, जिसके तहत अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी और सिर्फ 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कहा गया। भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवा अपने जॉब सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो इस फैसले को वापस ले, साथ ही पुराने नियम के तहत युवाओं की भर्ती सेना में की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी इस योजना का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज हैं। उनकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बांध कर मत रखिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से बात की जा रही है अग्निपथ योजना की, लगातार इसका विरोध जारी है और इसी विरोध के बीच अब राजनीतिक पार्टियां या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के सभी तमाम नेता जो हैं वो इसके विरोध में आ गए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार के द्वारा जो सेना के अंदर कहते हैं अग्निपथ योजना लेके आए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं उसको काफी बड़ी कैसे उपलब्धि भी माना जा रहा है। मगर यहाँ पर इस कहते हैं अग्निपथ योजना की कहीं ना कहीं विरोध भी होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार युवा जो है सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं रेलवे लाइनों को भी रोका जा रहा है, ट्रेनों को भी रोका जा रहा है, उनमें आग भी लगाई जा रही है और यही चीज सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। मगर युवा जो है वो इस योजना से कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहा है कि इसमें कहा गया है इस योजना के तहत सिर्फ 4 साल के लिए इसके अंदर कैसे जॉब मिलेगी। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो इसको लेकर और ज्यादा संजीदा होती नजर आ रही है और ज्यादा सुविधाएं भी देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि 4 साल जब बाद रिटायर होंगे, यानी कि रिटायरमेंट दिया जाएगा, तो उस समय कहीं ना कहीं लगभग 12 लाख रुपए जो है वो उनको दिए जाएंगे और जो जॉब का जो पैसा होगा वो भी उनके पास होगा। तो यानी कि उससे कहीं ना कहीं काफी हद तक तो ये कह सकते हैं कि जो और भी बिजनेस किया जा सकता है। मगर 10% जो लोग होंगे इसके अंदर से उनको कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के अंदर या फिर कहें और आसाम सेना के अंदर उसके अंदर भर्ती किया जाएगा। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस योजना को लेकर केंद्र सरकार को गिरने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की सरकार की बात करें यानी कि आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसका भरपूर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ परसों भी कहीं ना कहीं इसका विरोध भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया। केंद्र सरकार की इस योजना को कहीं ना कहीं विफल भी बताया गया। मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के माध्यम से ये जरूर कहा है कि अगर इतनी ही योजना जो कारगर बताई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जो तो मंत्री और एमएलए और ये सांसद जो हैं उनकी जो बच्चे हैं जिनको 17 साल होते ही उनके बच्चों को 4 साल के लिए सेना के अंदर क्यों नहीं भेज दिया जाता था। अगर इतनी अच्छी योजना है तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो उन बच्चों को भी दी जाए जो मंत्रियों के या फिर कहे एमपीओ के या फिर सांसदों के बच्चे हैं, तो उनको क्यों नहीं दी जा रही इस तरीके की योजना। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। राघव चड्ढा की बात करें जो राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, उन्होंने भी पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं इस तरह योजना की तरफ लाने की कोशिश की है और यहाँ तक कि इस योजना को विफल भी बताया गया। ये भी कहा गया है कि पुरानी योजना तो जो थी उसके तहत ही इस कह सकते हैं अग्निपथ योजना के अंदर भर्ती किए जाए। मगर यहाँ पर कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी इसका विरोध करते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं ट्वीट के माध्यम से
यही कहा गया कि केंद्र सरकार जो है इस योजना को वापस ले और युवाओं को जो जॉब की तलाश है या फिर कहे देशभक्ति जो करना चाहते हैं उसके लिए लगातार समय सीमा ना रखी जाए, यानी कि 4 साल का जो समय रखा गया है वो नहीं रखा जाए, इसको बढ़ा दिया जाए। यानी कि पिछले जो पहले प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसी प्रक्रिया के तहत जॉब कैसे मुहैया कराई जाए। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ इस योजना के अंदर उपलब्धियां बताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस योजना को अच्छे तरीके से लेके आई है। इसके अंदर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। 10% जो जॉब है इसके अंदर से वो लगभग सीआरपीएफ या फिर और बटालियन को अंदर जॉब दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस योजना को काफी सफल जरूर बता रही है, मगर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। गोपाल राय की बात करें तो गोपाल राय भी 20 तारीख को इसके लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और इसी मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरना चाहते हैं। जी ठीक है, लेकिन राजीव, जिस तरीके से तमाम हम प्रदर्शन देख रहे हैं, ये प्रदर्शन इतना हिंसक होता जा रहा है कि आम जो युवा है, आम जो जिंदगियां हैं वो भी इसमें प्रभावित होती जा रही है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें इस प्रदर्शन को लेकर लगातार युवा जो है वो हिंसक होते चले जा रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं आग जाने की घटनाएं भी देखने को मिली। रेलवे कसर ट्रेनों के अंदर आग लगाई गई, बसों के अंदर कहीं ना कहीं तोड़फोड़ की गई। तो इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं हिंसक होते हुए नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें इस योजना की, यानी अग्निपथ योजना की, तो इसके अंदर केंद्र सरकार को कुछ बदलाव करने चाहिए। जो युवा जो है जो लगातार कसरत सेना के अंदर जाने के लिए कोशिश करते हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयास भी किया जाता है कि उनको एक सरकारी जॉब मिलेगी, मगर यहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से सिर्फ 4 साल के लिए इसके अंदर भर्ती की है तो कहीं ना कहीं युवा जो है वो नाराज है। मगर इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से बात करें, सोनिया गांधी की तरफ से बात करें तो उन्होंने भी कह सकते हैं संदेश देने की कोशिश की है युवाओं को कि इस तरीके की घटना ना घटे और लगातार ये भी कहा गया कि शांतिपूर्ण अपने बात को रखा जाए और प्रदर्शन जो करना है वो शांतिपूर्ण करा जाए। मगर इसके अंदर जो तोड़फोड़ या फिर आगजनी की जो घटनाएं देखने को मिल रही है वो नहीं की जाए। मगर विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार की बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार जो है राजीव, वो दिल्ली में प्रदर्शन अलग तरीके से करती नजर आ रही है और प्रोटेस्ट भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में करती नजर आ रही है। कई बार हमने देखा अग्निपथ का जो विरोध कर रहे हैं युवा, उनके बीच में जाकर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो शामिल हुए और उन्होंने विरोध किया। इस तरीके से आज क्या कोई प्लान है आम आदमी पार्टी का? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अग्निपथ योजना की, तो अग्निपथ योजना को वापस कराने के लिए लगातार विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। मगर यहाँ बात करें युवाओं की, तो युवा बिल्कुल चाहते हैं कि इस योजना को पुराने तहत यानी कि पुरानी जो स्कीम थी उसके तहत ये अमल किया जाए। यानी कि सीधे सीधे कहें तो पहले जो 17 साल या फिर 18 साल की जो जॉब हुआ करती थी उसको ही चाहते हैं युवा। मगर यहाँ पर 4 साल काल के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है, कल भी कैसे राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी एक बैठक की थी, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई कि युवाओं को इतना पैसा मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद में 12 लाख रुपए के करीब उनको पैसा दिया जाएगा और जो सैलरी होगी वो भी लगभग 50,000 रुपए के करीब होगी। तो लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर कोशिश जरूर करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा सकता है और लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार इसका विरोध भी किया जा रहा है। और कल जिस तरीके से 20 जून है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी जो है बड़े आंदोलन के तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और इस योजना को वापस कराने के लिए कहा जा रहा है। मगर देखना होगा सरकार कब इस योजना को वापस कर पाती है या फिर इसमें सिर्फ बदलाव किए जाएंगे। जी ठीक है, फिलहाल आज दिल्ली में किस तरीके के हालात हैं प्रदर्शन को लेकर? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें आज की, तो आज लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार कहीं ना कहीं युवा जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस योजना से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं युवा चाहते हैं इसको योजना को हटाया जाए, दूसरी योजना लेकर आया जाए जिससे कहीं ना कहीं जो देशभक्ति कह सकते हैं देशभक्ति करना चाहते हैं या फिर कहें समय सीमा जो रखी गई है उसको हटा दिया जाए। लगातार कहीं ना कहीं युवाओं की तरफ से भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और शायद इसी तरीके की जिस तरीके से रोज घटनाएं देखने को मिल रही है शायद आज भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती है। मगर प्रशासन की तरफ से बात करें तो प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है कहीं भी इस तरीके की घटना ना घट सके, इसलिए दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर रेलवे पुलिस की बात करें या फिर और राज्यों की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की कोशिश की जा रही है
कि किसी को भी कोई हिंसक ना घटना ना घटने दिया जाए। मगर यहाँ पर बात करें युवाओं की, तो युवा बिल्कुल अभी भी परेशान है। युवा चाहते हैं उनके फ्यूचर के बारे में, आने वाले सरकार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं बड़े कदम उठाए जाए, और बड़े कदम के साथ साथ युवाओं की जो जॉब नहीं है उसको कहीं ना कहीं लेकर बड़ी कोशिश की जाए। जी। हम्म। ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरीके से युवा इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर? किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है राजनीतिक दलों के लिए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जिस तरीके से हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं ईडी को लेकर या फिर क्या है केंद्र सरकार की योजना को लेकर, जो अग्निपथ योजना बताई गई है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है। विपक्ष की बात करें तो आज भी प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो इस रणनीति को वापस करे, यानी कि अग्निपथ योजना को वापस करे, पुराने तहत के युवाओं को जॉब मिले। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष जो है वो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर कहे कांग्रेस की तरफ से हो, लगातार कहीं ना कहीं इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है, और युवा भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर युवाओं की बात करें तो युवा चाहते हैं कि केंद्र सरकार युवाओं के बारे में सोचे और उनके लिए कुछ बेहतर कदम उठा सके। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार जिस तरीके से इस योजना को बार बार बेहतर बताई जा रही है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि युवा को कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा आने वाले दिनों के अंदर, वो और सेक्टरों में भी जा सकते हैं 4 साल के बाद में। तो वो 4 साल के बाद में किन सेक्टरों में जा सकते हैं ये स्पष्ट नहीं कर पा रही केंद्र सरकार, और बड़े बड़े वादे जरूर किए जा रहे हैं, मगर वो वादे कब तक पूरे हो पाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर संसदीय सीट पर हो रहा लोकसभा का उपचुनाव यूपी की सियासी दिशा तय करने वाला है। ये दोनों लोकसभा सीटें सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। लिहाजा दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। नेताओं की बड़ी फौज आजमगढ़ में कैंप कर रही है। आजमगढ़ को यादव परिवार की सीट माना जाता है, लिहाजा इस सीट पर 2019 का इतिहास दोहराने के लिए सीएम योगी खुद मैदान में उतर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम आजमगढ़ में रैली करेंगे। 19 जून को सीएम योगी आजमगढ़ में जनसभा करेंगे और इसके साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का भी रोड शो प्रस्तावित है। इसके अलावा बीजेपी के 20 से अधिक नेता आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को जताने में जी जान से जुटे हुए हैं। गौर हो कि आजमगढ़ के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने अपने सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक उतार दिए हैं। 2 केंद्रीय मंत्री गिरीश यादव और पंकज चौधरी, योगी सरकार के करीब 5 मंत्री, 7 से ज्यादा सांसद, 20 से ज्यादा विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार आजमगढ़ में चुनाव और निरहुआ को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। 2 सीटों पर ये उपचुनाव है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई है और इसी को लेकर आज आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी हैं और यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करने के बाद वो यहां पर लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि अपने प्रत्याशी के लिए वो वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ के दौरे पर। जरा जानकारी के लिए संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके की तैयारियां आज दौरे को लेकर? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां आजमगढ़ में आज दौरा करेंगे और खुद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य वहां पर रोड शो करेंगे। कहीं ना कहीं आजमगढ़ की बात की जाए तो वहां मैदान में जो है समाजवादी पार्टी से आजम खान भी वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतरना पड़ रहा है। वहां पर एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है और सुबह की अगर बात की जाए तो वहां पूरी तैयारियां वहां पर
पूरी कर ली गई है। वहाँ पर आज मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर वहाँ पर चौक चौबंद वहाँ पूरी सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर ली गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। वहाँ पर रोड शो होगा, वहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली गई है। जी नमस्कार। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से सीएम यहाँ पर दौरे पर हैं, तैयारियां किस तरीके की हैं? प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की है? तो देखिए मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा वहाँ पर अगर आजमगढ़ में आज मुख्यमंत्री का अचानक एक दौरा लगा है और वहाँ पर आजम आजम खान का भी वहाँ पर जो है रोड शो होने का है। और सूत्रों के अनुसार अगर बताया जाए तो वहाँ पर अखिलेश यादव भी वहाँ पर मैदान में उतरने के लिए रोड शो करने के लिए वो भी उनकी पूरी पूरी तरह से तैयारियां वहाँ पर जोरों पर हैं। और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहाँ पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं पूरी अपनी बना रखी है। और कई मार्गों से वहाँ पर जो है उनके जो रोड शो होगा वहाँ पर उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। जी मुस्कान। अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा निरहुआ के पक्ष में जो है मुख्यमंत्री खुद मैदान में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज मैदान में उतरना पड़ रहा है। खुद कैबिनेट के कई मंत्री वहां पर जमावड़ा लगाए रखे हैं। 4 दिन से पहले वहां पर मुख्यमंत्री कैबिनेट के मंत्री जो वहां पर अपना जमावड़ा लगाए रखे हुए वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। कई जगह जनसभाएं की हैं उन लोगों ने जो है। और उसको लेकर जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वहां पर मैदान में उतरे हुए हैं। उनका भी रोड शो वहां पर आज होना है। और उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर आजमगढ़ में आज रोड शो करेंगे और जनता से अपील करेंगे अपने जो जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं निरहुआ उनके लिए वोट मांगेंगे। जी उसका ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले शिवसेना ने अपने विधायकों को पूर्वोत्तर मुंबई के पवई में एक लग्जरी होटल में लेकर जाने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के बाजी मारने के चलते शिवसेना ने यह फैसला किया। अब सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व करने वाली पार्टी ने अपने विधायकों को शीर्ष नेताओं के साथ बैठक के लिए बुलाया था। वहीं बीजेपी ने भी अपने तैयारियों को देखते हुए 20 जून को होने वाली विधान परिषद चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक बुलाई है। शिवसेना नेता अनिल देसाई ने यहां बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि पार्टी के सभी विधायकों को राज्य के उच्च सदन के लिए 20 जून को होने वाले चुनाव और मतदान प्रक्रिया के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सामान्य निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी निर्दलीय विधायक और छोटे दल महाविकास अघाड़ी का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, ये अच्छा है। बैठक को शिवसेना के नेताओं विनायक राउत, अनिल देसाई, एकनाथ शिंदे, अनिल परब, सुनील प्रभु ने संबोधित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल अब पहले तो अलग अलग राज्यों में बाड़ेबंदी देखी गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनावों के लिए अब शिवसेना बाड़ेबंदी करने लगी है। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए राज्यसभा में शिवसेना की हार के बाद शिवसेना सजग है, अलर्ट। इस लिहाज से शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को मुंबई के नेनेंसा होटल में रखा है और वहां लगातार मीटिंग्स की जा रही है और हिदायत दी जा रही है कि जो पिछली गलती हुई है वो गलती दोबारा ना हो। हालांकि शिवसेना के कई नेताओं ने भी इस बात का खुलासा किया है कि पिछली बार गलती जो हुई है वह दोबारा नहीं होना चाहिए। इसकी सावधानियां बरतने के लिए तमाम विधायकों को बुलाकर उन्हें सचेत और आगाह किया जा रहा है। फिलहाल इस बीच शिवसेना के अलावा कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को मुंबई के एक बड़े होटल में रखा है। वहीं बीजेपी के जो 6 कैंडिडेट हैं वो उनको भी एक होटल में रखा गया है और लगातार मीटिंग्स की जा रही है कि किस तरह से शिवसेना के एक बार फिर से शिकस्त दी जाए और फिर जो 5 सीटें हैं उस पर जीत हासिल की जाए। ठीक है, बाड़ेबंदी जिस तरीके से एक लग्जरी होटल में बुलाया गया है अपने सभी विधायकों को, तो जिस तरीके से यहाँ पर बाड़ेबंदी की गई है, दूसरी तरफ बीजेपी एक विधायक दल की बैठक करने जा रही है, समीकरण क्या कुछ बनते दिख रहे हैं कल के चुनाव में?
देखिए बिल्कुल लड़ाई एकदम बिल्कुल कांटे की है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार फिर वह 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी, हम्म। और जबकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी जीत इस बार पक्की है, जबकि एनसीपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके 2 विधायक भले ही ना हो, लेकिन उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जो छोटे दल है या निर्दलीय विधायक वह उनके पूरी तरह समर्थन में है। तो एक तरफ कहा जाए तो जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में 2-2 विधायकों ने अपने एमएलसी पद के लिए खड़ा किया है, और भाजपा ने अपने 5 उम्मीदवारों को एमएलसी पद के लिए खड़ा किया है, यानी कि 10 सीटों को चुनाव के लिए 11 लोगों उम्मीदवारों को उतारा गया है। 20 जून को इस पर मतदान होने हैं। अब ऐसे में ये सबसे अहम हो जाता है कि एक उम्मीदवार की हार सुनिश्चित है। अब वह शिवसेना की तरफ से होगी या बीजेपी की तरफ से होगी, लेकिन एक की हार सुनिश्चित है, क्योंकि 10 सीटों का चुनाव है, 11 कैंडिडेट जो मैदान में है। बीजेपी के दावा है कि उसके सभी जो है विधायक की जीत होगी, जबकि शिवसेना का ऐसा दावा है कि उनके साथ तमाम निर्दलीय और छोटे दल भी शामिल है, तो ऐसे में उनकी जीत सुनिश्चित है। ठीक है, जीत सुनिश्चित है, ये तो तमाम जो दोनों पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही हैं जीत सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, शिवसेना को क्या ये डर है कि बीजेपी जो है वो यहाँ पर कर सकती है किसी तरीके से खरीद फरोख्त, और इसी का डर है शिवसेना को? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए पिछले हफ्ते में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस दौरान लगातार जुगलबंदी हो रही थी, खरीद फरोख्त हो रही थी। इस तरह का आरोप जो है शिवसेना ने लगाया था। हालांकि बीजेपी ने भी शिवसेना के ऊपर लगाया था कि शिवसेना भी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। इसी लिहाज से शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को अलग अलग होटलों में रखा था, लेकिन आखिरकार जीत जो है बीजेपी के कैंडिडेट की हुई, क्योंकि जो 7वां उम्मीदवार था बीजेपी के था, उसकी जीत हुई थी। इस बार देखा जा रहा है कि 11 सीटों के लिए 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, जिसमें भाजपा के 5 उम्मीदवार है। ऐसे में एक उम्मीदवार की हार सुनिश्चित है, लेकिन जिस तरह से जुगलबंदी हो रही है, होटलबाजी हो रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं सभी दल अपने अपने विधायकों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये बाहर निकल न जाए। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, मंत्री पद देने की भी लालच दे सकती है, इस तरह का आरोप बीजेपी का है। लेकिन बीजेपी के द्वारा भी खरीद फरोख्त की जा रही है, इस तरह का भी आरोप शिवसेना को है। शिवसेना का डर है कि कहीं उनके विधायकों को बीजेपी जो है खरीद न ले। इस वजह से शिवसेना ने अपने विधायकों के को बुलाकर होटल में रखा, लगातार उनके ऊपर नजर रखी जा रही है, खासकर उनके फोन कॉल्स की भी जानकारी रखी जा रही है, किससे कौन बात कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं जो सामने अब धीरे धीरे आ रही। ठीक है, बीजेपी का क्या रुख है इस पूरे बाड़ेबंदी पर? देखिए बीजेपी पूरी कोशिश में है, जिस तरह से राज्यसभा में जीत हासिल की है, वैसे ही इस बार एमएलसी चुनाव में भी जीत हासिल की जाए पूरी कोशिश भी कर रही है। हालांकि बीजेपी भी तमाम निर्दलीय विधायकों के संपर्क में है, लेकिन जिन विधायकों के संपर्क में बीजेपी बनी हुई, उन्हीं विधायकों के संपर्क में शिवसेना भी बनी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम दल भी बने हुए हैं। तो हर दलों को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप अपने अपने विधायकों को संपर्क में रहिए, उन्हें बाहर न जाने दीजिए, और इस तरह का जो खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं वो कहीं कहीं होने नहीं चाहिए, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसी वजह से कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना तीनों विधायकों को अलग अलग होटल में रखा गया है, जिससे तालमेल न बिगड़े और आपसी सामंजस्य बना रहे। हालांकि जब वोटिंग का दिन आएगा, यानी कि 20 जून का दिन आएगा, तभी सभी को एक साथ बुलाया जाएगा और उन्हें ब्रीफिंग के बाद उन्हें वोट देने की अनुमति होगी। फिलहाल जिस तरह से अजित पवार ने बताया कि पिछले चुनाव में जो वोट को लेकर गलतियां हुई थी, वह गलतियां दोबारा ना हो और वोट खराब ना हो, इसका भी खासा ख्याल इस बार रखा जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कब तक शुरू होगी सत्यप्रकाश? देखिए आज फिर से बोला जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो है बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बुलाकर एक मीटिंग रखी, जिसमें ब्रीफिंग करेगी कि किस तरह से निर्दलीय विधायकों के साथ सामंजस्य बिठाना है। जिन विधायकों के संपर्क में निर्दलीय विधायक है, उन विधायकों को यह छूट दी जाएगी कि आप उन्हें सामंजस्य बिठाकर एक साथ रखिए। तो कहीं न कहीं सभी दलों को एक जिम्मेदारी दी गई है, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के फोन कॉल्स डिटेल जो है देखा जा रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है। खासकर हिदायत दी गई है शिवसेना के विधायकों को कि आप किसी अन्य
जो है दलों के साथ संपर्क में न रहिए, यानी कि शिवसेना को ज्यादा डर है कि उनके विधायक कहीं न कहीं बाहर जो है खरीद फरोख्त का शिकार न हो जाए। ठीक है, शिवसेना के कितने विधायक जो हैं वो बाड़ेबंदी में पहुंच गए और कौन कौन नहीं गया है अभी तक, विस्तार से बताएं। देखिए 284 विधायकों को मतदान करने की जो है अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके सभी विधायक शामिल रहेंगे। लेकिन पिछली बार जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव होता उस दौरान तमाम कांग्रेस के विधायकों ने वोट नहीं दिया था। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायक नहीं आ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस दल का पूरा कोशिश है कि सभी विधायक सम्मिलित हो और इस बार जो है कहीं न कहीं बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए महाविकास आघाड़ी को विजयी बनाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी तीनों दल में से 2-2 विधायकों को जो है मल्टी पद के लिए चुना गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि तीनों दल के तीनों विधायकों की जीत सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन ये भी गणित कहती है कि एनसीपी और शिवसेना की जीत सुनिश्चित है, लेकिन कांग्रेस के लिए वह मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्ला झाड़ लिया था, उस दौरान जो है कहीं न कहीं शिवसेना को शिकस्त मिली थी। अब इस चुनाव में अगर मामला कांग्रेस का अटका हुआ तो जाहिर तौर पर एनसीपी और शिवसेना भी उन्हें जो है कोशिश करेगी कि उनके विधायक जो जीते। लेकिन जिस तरह से समीकरण ये बता रहा है कि कांग्रेस के लिए वह मुश्किल होगा, क्योंकि उनके विधायकों ने उस वक्त जो है सतर्कता नहीं दिखाई थी, गंभीरता नहीं दिखाई थी। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां पर अग्निपथ को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को दूसरे विभागों में भी प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस पर प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है। पुलिस के अलावा होमगार्ड और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को सेना से जोड़ना है। 4 साल की सेवा देने के बाद 25% युवाओं को सेना में आगे जाने का अवसर मिलेगा। नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है और युवाओं में देशभक्ति का भाव जागृत करना इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा देश और प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए अग्निपथ योजना की, लगातार इसका विरोध हो रहा है। हम देख रहे हैं राज्य दर राज्य किस तरीके से इसकी आग फैलती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में भी इसकी आग देखने को मिली है। कई ऐसे जगह है, कई ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर इसकी आग देखने को मिली और युवा विरोध कर रहे हैं। इसी बीच जयराम ठाकुर जो सीएम है वहां के, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। जी मुस्कान, पिछले कल ही जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी राज्यों से अपील की थी कि जो अग्निवीर की जो 75% जो युवा वापस जाएंगे अपने राज्यों में, उनके लिए अन्य जो नौकरी आरक्षण है उसके ऊपर विचार करे राज्य। तो उस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि हिमाचल में जो है वो एक खाका तैयार किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके लिए पुख्ता जो है योजना वो तैयार की जाएगी कि किस तरह जो ये 75% जो युवा है जो वापस आएंगे या हिमाचल के जो अग्निवीर योजना के थ्रू सेना में भर्ती होंगे, उसके बाद जो वापस 4 साल बाद आएंगे तो उनको किस तरह से नौकरियों में समायोजित करना है, इस पर हिमाचल सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही इस पर एक योजना जो है महत्वपूर्ण योजना जो शुरू की जाएगी और युवाओं को जो है इसमें इन योजनाओं के जरिए, जैसे कि आपके निगम है, बोर्ड है, पुलिस है, अन्य जो राज्यों के पास जो अन्य विभाग है, उनमें किस तरह इन युवाओं को समायोजित किया जा सकता है, उस पर एक जल्द एक महत्वपूर्ण जो योजना है वो हिमाचल सरकार भी उस पर विचार कर रही है और जल्द ही वो योजना बनकर तैयार होगी। और उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि जो हिमाचल है, हिमाचल की आबादी देश में 70 लाख है, लेकिन यहाँ से जो है जो सैनिक है वो सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो यहीं से भर्ती होते हैं।
अगर पूरे देश की बात की जाए तो चौथे नंबर पर हिमाचल आता है, जहाँ पे जो पिछले साल, अगर 2 साल पहले की हम भर्ती की 2019 की हम बात करें, जब सेना में भर्ती हुए थे युवा, तो सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर जो हिमाचल की 70 लाख आबादी है, वहाँ से 5,800 कुछ जो युवा है वो सेना में भर्ती हुए थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि हिमाचल से जो है सबसे ज्यादा जो है युवा सेना में भर्ती होते हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। तो ऐसे जो युवा है जो अभी भी अग्निवीर के जरिए सेना में जाना चाहेंगे, उनके लिए जो है हिमाचल सरकार गंभीरता से उनके जो 4 साल बाद जो वापस आएंगे, वो उनके लिए गंभीरता से विचार कर रही है कि बेशक सरकारी नौकरियां हैं या प्राइवेट सेक्टर भी, उनको किस तरह से रोजगार के द्वार उनके लिए खोले गए। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जयराम ठाकुर ने ये कहा है कि हम अलग अलग विभागों में वरीयता देंगे, प्राथमिकता देंगे युवाओं को, क्या युवा इससे संतुष्ट हैं हिमाचल प्रदेश के? जी, अगर हिमाचल में हम बात करें अग्निपथ योजना के विरोध की, तो पिछले कल भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर इसका बड़ा विरोध किया था। उनका कहना है कि जो युवा है वो इस योजना से संतुष्ट नहीं है और लगातार धरने प्रदर्शन पूरे देश में कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है और जो केंद्र सरकार की योजना है उसके खिलाफ जो है मोर्चा खोला है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लगातार इसका विरोध जो है अलग अलग जगहों से देखने को मिल रहा है। कांगड़ा, जहाँ से सबसे ज्यादा जो सैनिक भर्ती होते हैं, हमीरपुर है या सुंदरनगर है या मंडी है, जो भी वहाँ पे अलग अलग जो हमारे जिले हैं या उपन्यास करते जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो लगातार 2-4 सालों से सेना में जाने की उम्मीद पाले हुए थे और अपना लगातार अभ्यास कर रहे थे, वो ऐसे जो युवा है वो मायूस है और उनका कहना है कि हमें जो यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि हिंसक प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन युवा लगातार सवाल केंद्र सरकार से ये कर रहे हैं कि 4 साल बाद अगर वो वापस आते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक लंबी जो है अपने जीवन का जो एक लंबा समय है वो सेना में व्यतीत करें। तो ऐसे में जो 4 साल की जो योजना है उससे वो कह रहे हैं कि उन्हें धक्का पहुंचा है। तो फिलहाल जो कुछ युवा है वो मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें जो केंद्र सरकार जो ये योजना है उसे वापस ले, और जो पिछले जो भर्तियां हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफी बच्चे हैं जिन्होंने जो लिखित परीक्षा जो हुई थी और जो ये राउंड वगैरह पीछे हुए थे वो क्लियर किए थे, तो उनका कहना है कि वही भर्तियां हमें वापस चाहिए। तो ऐसे में अब देखेंगे कि फिलहाल तो विरोध अभी हो ही रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन राजनीतिक दल जो विरोध बच्चे कर रहे हैं उनके समर्थन में राजनीतिक दल भी उतरे हैं। तो ऐसे में हिमाचल में खैर बहुत बड़ा विरोध तो नहीं, लेकिन जो सवाल जवाब है वो बच्चे जरूर कर रहे हैं सरकार से कि हमें इन सवालों के जवाब दिए जाए और उसके बाद ही हम इस योजना पे विचार करेंगे कि ये अच्छी है या बुरी है। जी ठीक है टीना जी, लेकिन देखिए जो अग्निवीर प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें एक धड़ा ऐसा भी तो है जो इसके समर्थन में है, वो अग्निवीर क्या तर्क दे रहे हैं? जी, उनका तो जो हिमाचल में है अधिकांश लोग तो देखिए इसके समर्थन में भी है। हिमाचल की अगर बात करें, शांत प्रदेश, और यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो 17 साल की उम्र के बच्चे हैं, 17 से 21 साल की उम्र के बच्चे हैं, वो नशे की तरफ ज्यादा उनका जो रुझान है वो हो जाता है। तो यही वो उम्र है, यही वो पड़ाव है उम्र का जहाँ पर उनको एक संबल की जरूरत है और जो केंद्र की जो योजना है उससे एक बड़ा एक संबल उनको मिलेगा। जो वो वहाँ पे अपनी जो देश सेवा है वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 4 साल बाद जब वो वापस आएंगे उनके पास एक अच्छी जो रकम होगी वो भी होगी, और अगर उनको कोई कहीं नौकरी नहीं भी मिलती है तो वो ऐसे में अपना जो भविष्य है उसके लिए वो अपना जो ये जो उनको पैसे जो मिलेंगे उनके जो 4 साल बाद वापस आने पर, उसको वो एक अच्छी जो प्राइवेट सेक्टर में या फिर कहीं पे भी वो निवेश करके अपने लिए अपना करियर बना सकते हैं। तो हिमाचल का जो अधिकांश लोग उनका तो ये मानना है कि ये योजना केंद्र की बहुत अच्छी है। इससे जो 25% युवा तो वापस जो सेना में जाएंगे, उसके अलावा जो 70% युवा वापस समाज में आएंगे वो एक अनुशासित युवा होगा। और अगर हम ऐसे में देखें, देश के पास एक रिजर्व फोर्स हमेशा तैयार खड़ी होगी, जो ट्रेंड जो सैनिक है वो हमेशा समाज में भी तैयार मिलेगा। ऐसे में आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश के पास एक अच्छा विकल्प हमेशा तैयार मिलेगा। तो इस योजना का बहुत से लोग जो है वो स्वागत भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन देखिए युवाओं का ये तर्क है टीना जी कि जो अब 4 साल के लिए हमें बांध दिया गया है, 4 साल के लिए हम सेना में जाएंगे लेकिन उसके बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, उसके लिए भी सरकार ने अब एक तोड़ निकाल दिया। सरकार कह रही है कि आपको अलग अलग विभागों में प्राथमिकता दी जाएगी। क्या इससे बच्चे संतुष्ट हो पाए हैं?
जी देखिए, बच्चों का तो यही कहना है कि जो 75% जो युवा है जो वापस आएंगे, उनको या तो सरकार पूरी तरह वादा करे उनके साथ में कि जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जो विभिन्न विभाग जैसे पुलिस में वरीयता की बात की है, या जैसे केंद्र सरकार के कृषि रक्षा मंत्री ने पिछले कल ही असम राइफल्स में 10% के जो आरक्षण है उसकी बात की है। सीएपीएफ की जो फोर्सेज है, अर्धसैनिक बलों की जो फोर्सेज है, उसमें जो अग्निवीरों को प्राथमिकता की बात की गई है। लेकिन सैनिकों का फिर भी कहना है प्राथमिकता एक अलग बात है, लेकिन उनको वादा किया जाए कि अधिकतर जो सैनिक है जो काम करना चाहेंगे इस तरह से, उनको जो है चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्यों की सरकार है, वो एक वादा करे, वे खुद योजना तैयार करें कि जो ऐसे अग्निवीर जो वापस आएंगे उन्हें समाज में एक मान सम्मान के साथ जीने का हक होगा, क्योंकि वो पूर्व सैनिक तो कहलाएंगे नहीं, लेकिन उनको एक जो चाहे केंद्र दे या राज्य सरकारें दे, उन नौकरियों में उनको इस तरह समायोजित करें कि उन्हें अपनी 4 साल बाद जब वापस आ रहे हैं तो उन्हें अपने भविष्य की चिंता न हो, क्योंकि ये वो उम्र है जब बच्चा +2 के बाद जब सेना में जाएगा तो उसके ना तो डिग्री कंप्लीट होगी उस तक, ना इस तरह से कोई बड़ा जो पोस्ट है वो कर पाएगा। सिर्फ इसमें ये होगा कि जब सेना से वो 4 साल बाद वापस आएगा तो उसके पास एक डिप्लोमा जो है जो सेना देगी उसको, वो होगा, और अग्निवीर का एक सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं, वो हालांकि सेना ने कहा है कि जो बच्चे अपनी डिग्री करना चाहते हैं उनको सेना रोकेगी नहीं, लेकिन फिर भी उन बच्चों का कहना है कि उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि वापस आने के बाद ही उन्हें आगे की पढ़ाई, आगे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी दोबारा से करनी होगी। तो ऐसे में जो सरकार है उनके लिए जरूर वो इससे गंभीरता से सोचे। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश भर में 21 जून तक बारिश होगी। खासकर पर्वतीय जिले उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। एक तरफ जहां बारिश के होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश से मुसीबतें खड़ी होनी शुरू हो गई है, जिसका असर चारधाम यात्रा में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए पर्यटन विभाग ने भी तीर्थयात्रियों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग की ओर से तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई, जिसमें कहा गया कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु उत्तराखंड आना चाह रहे हैं वो पर्यटन विकास परिषद द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर जानकारी लेकर यात्रा करें। साथ ही हल्का भूस्खलन, चट्टाने गिरना, सड़कें बंद होने और नदी नालों में पानी बढ़ने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक तरफ जहां चारधाम यात्रा मार्गों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, वहीं उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन विभाग भी बारिश के अलर्ट के बाद सतर्क हो गया है। खासकर चारधाम यात्रा मार्गों में निगरानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य एजेंसियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से ये देखा जा रहा है, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है भारी बारिश का, अब उत्तराखंड में इस समय किस तरीके के हालात है, मौसम किस तरीके का है इस समय? देखिए मुझे पिछले 3-4 दिनों से हल्की मध्यम बारिश हो रही है, लेकिन शाम के वक्त जो है ये बारिश थोड़ा सा तीव्र गति से हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, चूंकि अगले जो है 21 जून तक मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 3 से 4 दिनों तक बारिश होने के अनुमान है। लेकिन अगर हम बात करें पर्वतीय इलाकों में चूंकि बारिश ज्यादा है, थोड़ी मूसलाधार है, लेकिन अगर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश थोड़ी कम है। अगर पर्वतीय इलाकों में चूंकि बारिश होने के बाद जो है भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग वाले जो खतरात हैं वो बढ़ जाते हैं, और लेकिन जो मैदानी इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं गर्मी से राहत देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पूर्वानुमान आया उसके बाद जो है प्रदेश के पर्यटन विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। तमाम जो चारधाम यात्रा पर यात्री आ रहे हैं तो उनको साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप पूरा मौसम की जानकारी लेकर के यात्रा पर निकलें, और उसके लिए जो है विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसका नंबर है 1364, यानी
1364 ये नंबर जारी किया गया है पर्यटन विकास परिषद की तरफ से। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, जो पर्यटन विभाग है, वो कहीं ना कहीं काफी सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें पूर्वानुमान जताया गया है बारिश का लगातार 21 जून तक। इसमें चमोली है, टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, पिथौरागढ़ है, नैनीताल है। तो जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर काफी मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं बारिश के बाद, क्योंकि अगर हम बात करें जो तमाम चारधाम यात्री चारधाम यात्राओं के लिए आ रहे हैं, उनके सामने मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में लैंडस्लाइडिंग होती है, जो भूस्खलन है उसका खतरा होता है, पहाड़ों के गिरने का खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो यात्री हैं उनको एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, और लगातार ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप चारधाम यात्रा पर निकले तो आप सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि उत्तराखंड का मौसम कैसा है, उत्तराखंड में जिस इलाके में आप जा रहे हैं, जिस रूट से आप होकर जाएंगे, वहां पर कैसे हालात होने वाले हैं। तो इसको लेकर के तमाम जो एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको भी सचेत कर दिया गया है। और खास तौर से अगर हम बात करें, इसके लिए यूटीजीपी ने भी इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसका नंबर हम एक बार दर्शकों को बता देना चाहते हैं, 0135-255-9898, 0135-255-2627। ये 2 नंबर जो है जारी किए गए हैं किसी भी आपातकाल स्थिति से बचने के लिए, किसी परेशानी से बचने के लिए। आम जो लोग हैं वो एक टोल फ्री नंबर का सहारा ले सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, मुस्कान। लेकिन अस्कर, जिस तरीके से जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जब होती है तो ये साफ हम मान लेते हैं कि मुसीबत कोई ना कोई खड़ी होने वाली है, भूस्खलन जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का तो बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं रिकॉर्ड बेस बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब जो चारधाम यात्रा कर रहे हैं, सरकार ने उन लोगों के लिए एक नंबर तो जारी कर दिया, लेकिन इससे इतर क्या व्यवस्थाएं की है कि अगर कोई यात्री फंस जाता है बारिश में तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसके दिशा निर्देश साफ तौर से दिए गए हैं। अगर आप एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, अगर आप चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं, सबसे पहले ये कहा गया है कि यात्री को ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि मौसम कैसा है। मौसम अगर खराब है तो बेहतर है कि वो घर से ना निकले, और अगर घर से निकले हैं तो यातायात व्यवस्था के इंतजाम भी हैं। लेकिन इस समय जो लोग हैं केदारनाथ में, उनका क्या होगा अस्करी? देखिए, उनके लिए पहले से ही सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो जारी हैं, लेकिन ये एडिशनल जो लोग हैं उनके लिए बताया गया है, अगर आप निकल रहे हैं तो सेफ्टी इज बेटर देन प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए कि बचाव इलाज से बेहतर है, आप पहले इसका ख्याल रखें। हालांकि अगर हम बात करें जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी बेहतर है, लेकिन ऐसे मौसम में कहीं ना कहीं वो भी स्लो हो जाती है, मध्यम हो जाती है। तो इसको लेकर के भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं, और एक चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के जो तमाम जिले हैं जहाँ से आप होकर के गुजरेंगे, उनके बारे में, उनके मौसम के बारे में आप एक बार जायजा ले लें, कंफर्म कर लें। लेकिन अगर हम बात करें जो उत्तराखंड टूरिज्म है उसके जो है वाहनों की, अगर हम बात करें जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, वो कहीं ना कहीं बेहतर है। लेकिन ऐसे मौसम में अक्सर चाहे चारधाम यात्रा हो या ना हो, चाहे आम दिन हो, उनमें कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई पर जब गाड़ियां चढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उनके फिसलने का खतरा होता है। इसको लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो और दुर्घटना जैसी हालात ना बन सके चारधाम यात्रा के दौरान। उसका ठीक है, आम लोगों के लिए ये सुविधाएं लगातार जारी की जा रही है, लेकिन फिलहाल मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहां के लिए लोगों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी, क्या जो रिकॉर्ड दर्ज बारिश की अनुमान जताया गया है, लोगों को जो आसपास के नदियों के किनारे बसे लोग हैं, क्या उनको हटाया जा रहा है वहां से? देखिए, लगातार जो है इसके लिए सचेत किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो अदर स्टेट हैं उनकी बनिस्बत बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है। पहाड़ी इलाके हों चाहे मैदानी इलाके हों, तो साफ तौर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई कि सड़कों पर जो है पानी बढ़ने की संभावना है। नदी के किनारे जो लोग बसते हैं उनको भी ख्याल रखने की जरूरत है, उनको भी सचेत रहना चाहिए। इस तरह के तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में बारिश थोड़ी
ज्यादा होती है और यहाँ के लोगों को सचेत रहने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब जो बरसात बिल्कुल करीब है और बारिश का जो है मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनको सचेत किया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो आए दिनों यहाँ पर कोई ना कोई घटना देखने को मिलती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, लोग अपनी जान जो है वो गंवा बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है और गाइडेंस भी दिया गया है। तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड वासी हैं या उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं, उनको साफ तौर से टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से, ताकि भविष्य की जो परेशानियां हैं उनसे बचा जा सके, दुर्घटनाओं से बचा जा सके और अपने समय की बचत भी की जा सके। जी ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर निकाली गई अग्निपथ योजना से नाराज युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी युवाओं ने बिहार में कई ट्रेनों को आग के हवाले किया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही बंद हो गई है और उसकी आंच अब जम्मू में भी देखने को मिली है। यहां पर भी बिहार और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते कश्मीर घाटी में रोजी रोटी कमाने गए लोगों के लिए घर वापस जाना मुश्किल हो गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर जब ये लोग पहुंचे तो इनको पता चला कि ट्रेन रद्द हो गई है, तो ये लोग खासे परेशान हो गए, क्योंकि जो पैसा इन्होंने मजदूरी कर कमाया था उसको पहले ही ऑनलाइन घर भेज दिया है और जो टिकट घर जाने के लिए ली थी उसका भी रिफंड अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते इनको खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। अब ये मांग कर रहे हैं कि इनको इनके घरों तक पहुंचाया जाए, जिससे ये राहत की सांस ले सकें। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जो अग्निपथ योजना है सरकार की, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और अब इसमें आम जनता फंसती नजर आ रही है जो इसके लिए विरोध हो रहा है, और उसी की एक बानगी जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए कहीं ना कहीं अग्निपथ की जो प्रदर्शन की आग की आंच जो है। जी रविंद्र, देखा जाए तो बिहार के अंदर जिस प्रकार से या पंजाब में या देश के बाकी राज्यों में प्रदर्शनकारी जो है लगातार ट्रेनों को फूंक रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, तो उसके चलते कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो बिहार और कोलकाता जाने वाली जितनी भी ट्रेन है वो रद्द हुई हैं। उनमें से जम्मू से भी चलने वाली 2 ट्रेनें जो हैं उनको भी रद्द कर दिया गया है और यही वजह है कि यहाँ पर जो 2 ट्रेन रद्द हुई हैं वो है अमरनाथ एक्सप्रेस और सियालदह एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और वहीं कश्मीर घाटी से में जो मजदूर काम करते हैं वो अपने घरों को जाने के लिए जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर भी उनकी ट्रेनें रद्द होने की वजह से उनकी परेशानी जो है वो खासी बढ़ गई, क्योंकि जब उन्होंने ट्रेन की टिकट रद्द करवाई तो उनका रिफंड आने में अभी टाइम लगेगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मजदूर यहाँ पे फंसे हुए हैं उनका कहना है कि सरकार किसी तरीके से हमको हमारे घरों में पहुंचाए, क्योंकि वो पैसा पहले ही ऑनलाइन घर भेज चुके हैं और पैसे नहीं है और उनको कहा जाए तो रात जो है वो गुजारनी मुश्किल हो रही है, खाने पीने के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें अपने घरों में हमारे गंतव्यों तक जो है वो पहुंचाया जाए। मुस्कान, ठीक है, ये इनके लिए क्या सरकार कुछ कर रही है रविंद्र? जी देखिए, हमारी जब स्टेशन मास्टर से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने इनको ट्रेनें जो है वो जो रद्द हुई हैं उनका रिफंड जो है वो टिकट कैंसिल करवा दी गई है और जो नई दिल्ली तक इनको भेजा भी जा रहा है, वहां से बाकी की सुविधाएं जो हैं वो वहां से उपलब्ध होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं लोग खासे परेशान हो रहे हैं और यही वजह है कि सरकार भी ये कह रही है अग्निपथ के जो युवा जो पथराव कर रहे हैं इसका रास्ता हालांकि केंद्र सरकार ने निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी ये कह रही है
जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने भी कहा है कि युवाओं से कि बैठ के बातचीत का जरिए रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से उपद्रव करेंगे तो सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो आम जनता है वो पिस रही है और आम जनता को इससे खासा नुकसान जो है वो हो रहा है। मुस्कान, आम जनता को इसमें नुकसान हो रहा है और ये समय वो है रविंद्र जब कह सकते हैं कि कोरोना का समय था, वो समय इस समय याद आ गया है जब पलायन की इतनी ज्यादा स्थिति थी, मजदूरों ने पूरे तरीके से पलायन किया, वही समय एक बार फिर से याद आने लगा है। युवाओं का इतना ज्यादा रोष बढ़ गया है कि आम जन को भी वो नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल मुस्कान, देखिए अगर कोरोना का मामला देखा जाए तो कोरोना में जो मजदूर एक राज्य से दूसरा राज्य में जो मजदूरी कर रहे थे तो उन्होंने घरों से वो वहां से पलायन करना उचित समझा, क्योंकि वहां और इसी प्रकार अब जो अग्निपथ है उसका प्रदर्शन जो है वो पूरे देश भर में चल रहा है। सबसे पहले बिहार में ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लगातार जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके अगर कहें यूपी हो या बिहार हो, पंजाब हो या साउथ के कई राज्य हैं, वो भी अब इससे अछूते नहीं है। तो ये लगातार विरोध का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता हुआ, उसका दायरा जो है वो बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वो जम्मू संभाग में भी यहाँ भी प्रदर्शन जो है वो कल होते रहे, कठुआ में, चढ़वाल में और जम्मू में भी यहाँ पर प्रदर्शन होते रहे। और कहीं ना कहीं मुस्कान, इसमें अब राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सिकनी शुरू हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार इसमें अब अपनी हिस्सेदारी जो है वो दिखा रही हैं। तो पहले ये राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा कि पहले देश पहले है और पहले युवाओं को शांत करवाएं, जो इस प्रकार से लगातार सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जाए। समझना होगा कि अगर उनके 4 साल की नौकरी या 6 साल की नौकरी करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए 17 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं तो उस दौरान 10वीं या 12वीं पास करने के बाद उनको नौकरी मिलती है। तो 4 पैसे भी उनके पास होंगे। करीब सरकार ने 12 लाख रुपया रिटायर होने के बाद की राशि जो है वो देने की बात भी कही है। तो कहीं ना कहीं पहले युवा को जो सरकार की स्कीम है उसको समझना होगा, उसी के बाद जाके बातचीत हो सकती है। और जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रदर्शन से कोई भी मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें आम जनता जो है वो पिस रही है। जो एक राज्य से दूसरा राज्यों में सफर करते हैं, जिन्होंने अपने घरों में जाना है, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब जो है ये प्रदर्शन बने हुए हैं। जी लेकिन रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें राजनीतिक दल भी लगातार सक्रिय हैं और वो सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू में किस तरीके के हालात हैं इस योजना को लेकर? जी देखिए, जम्मू कश्मीर में भी जो युवा हैं, पिछले कहा जाए तो कुछ युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने सेना की भर्ती की सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी की है। हालांकि सेना की तरफ से जो है एक रिटर्न लिखित एग्जाम जो है वो अभी तक नहीं लिए गए हैं। कहीं ना कहीं पहले कोरोना रहा, अब लेकिन कोरोना की रफ्तार कम हो चुकी है। हर एक तरह के एग्जाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं, लेकिन सेना की तरफ से उन जो अभ्यर्थी हैं उनके एग्जाम नहीं लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विरोध है और वो लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी लिखित एग्जाम की जो है गुहार लगा रहे हैं। और इसी बीच वो अग्निपथ या अग्निवीर कहे उनका उस स्कीम का भी, उस नीति का भी केंद्र सरकार की नीति का विरोध जो है वो कर रहे हैं। कल भी जम्मू में जहां युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो वहीं कठुआ में जो प्रदर्शन कर रहे थे युवा, तो उन पे लाठीचार्ज हुआ। इसी प्रकार चढ़वाल का इलाका पड़ता है, वहां पर भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस बल को हल्का लाठीबल जो है वो हल्का पुलिस बल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जम्मू संभाग भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं है और यहाँ पर भी अग्निपथ का विरोध जो है वो जारी है। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।